देखिए एनटीए टेस्ट 68 इसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मैं सिर्फ आपको ज़ूलॉजी के सिलेक्टेड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो अपन जिस तरह से अपन ने क्लास में इनके नोट्स बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये सारा सॉल्यूशन, सारे डिस्कशन ये सब बता रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। द अडल्ट डैश आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वी आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। एडल्ट रेडियल सिमेट्री शो करेंगे और लार्वा बायलेटरल सिमेट्री शो करेगा। तो ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ इकाइनोडर्मेटा के पास है। ठीक है, अगर एडल्ट एज सिमेट्री और लार्वा बायलेटरल सिमेट्री है, कैसा मैं क्या बोल रहा हूँ अब देखो आप, एडल्ट एज सिमेट्री शो कर रहा है और लार्वा जो है वो बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है। कैसी है इसकी बायलेटरल सिमेट्री, तब इसको हम शामिल करेंगे मोलस्का में। तो ये तो मोलस्का का फीचर है। यहाँ पर सही आंसर है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का एक ही मेंबर यहाँ पर दिया है एस्टीरियास। एस्टीरियास स्टारफिश का साइंटिफिक नेम है। बेलेनोग्लॉसस हेमिकॉर्डेटा का मेंबर ओबीलिया, ये हमें पता है सीलेंट्रेटा से रिलेटेड है। एस्केरिस राउंडवर्म। तो ये तीनों तो आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, तब आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए मैच द कॉलम का ये क्वेश्चन है। प्रोटोजोआ और उसके एग्जाम्पल्स हमें मैच करने हैं। सीलिया किस में मिलेंगे, हमें पता है सीलिया पैरामीशियम के अंदर मिलते हैं। फ्लैजिला किस में मिलेंगे, फ्लैजिला मिलेंगे ट्रिपैनोसोमा में, यानी एस के साथ तो आएगा सेकंड। ठीक है, और पी के साथ अमीबॉइड, तब आंसर 4th। क्यू के साथ क्या आ रहा है, तो स्पोरोजोवन है, स्पोरोजोआ में प्लाज्मोडियम आएगा तो आंसर 1 PQRS। अब आर के साथ क्या आ रहा है, सीलिएटेड प्रोटोजोवन। सीलिएटेड प्रोटोजोवन हमें पता है पैरामीशियम है, तो आर के साथ 3rd। तो ये PQRS मैंने सीक्वेंस लिखी है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर डी जो है वो पूरी तरह से करेक्ट है। पी के साथ 4, क्यू के साथ 1, आर के साथ 3rd और एस के साथ 2nd आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए अब। विच वन ऑफ दीज डजेंट फॉल इन द सेम ग्रुप एज द अदर 3? बोन ग्रुप क्या है, कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, नर्व फाइबर्स नर्वस टिश्यू, तब आंसर सी इसमें करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, द फिनोमिना ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द मेंबर ऑफ 2 डिफरेंट स्पीशीज वेयर वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड विदाउट अफेक्टिंग द अदर इज, इसको क्या बोलेंगे, कमेंसलिज्म। बाकी सब के अंदर किसी ना किसी का प्लस और किसी ना किसी का माइनस है, तो ये कमेंसलिज्म है। सही आंसर इसका बी है। एक को फ़ायदा हो रहा है और एक जो है वो न्यूट्रल है या ज़ीरो है। कैटालिटिक एक्टिविटीज़ डैश व्हेन डैश इज़ रिमूव्ड from the enzyme which testifies that they play crucial role in the catalytic activity of the enzyme। तो कैटालिटिक एक्टिविटी हट जाएगी कब, जब कोफैक्टर को हटा दे। तो कोफैक्टर को अगर रिमूव कर देंगे तो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम यानी होलो एंजाइम कैरेक्टरिस्टिक का लॉस हो जाएगा, तो वो बिल्कुल भी एंजाइमेटिक रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसके अकॉर्डिंग आंसर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, तो सिस्टीन, मैथियोनिन, ये 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम अमाइनो एसिड्स हैं जो सल्फर कंटेनिंग है। फिर इसके बाद और किस में प्रेजेंट हो सकता है, ये फेरिडॉक्सिन में है और कोएंजाइम ए में है। तो देखिए ए और बी ये दोनों करेक्ट हैं, तब डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। जो फेरिडॉक्सिन है हमें पता है वो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स होता है। कोएंजाइम ए जो है ये भी एक सल्फर कंपोनेंट है, तब इसकी अपन बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 41 पर आ जाते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स ऑफ ईसीजी आर करेक्टली पेयर्ड विद देयर इवेंट्स? पी वेव, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, बिल्कुल सही बात है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, डीपोलराइजेशन होता तो ये सही होता, तो ये रॉन्ग हो गया। टी वेव, स्टार्ट ऑफ सिस्टोल, नहीं, ये एंड ऑफ सिस्टोल पर डेवलप होगी। टी वेव एंड ऑफ डायस्टोल उल्टा लिखा है, तब एक ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, 41 का आंसर ए। 45 देखिए, इन रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी बिफोर द यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फर्स्ट वी हैव टू आइसोलेट एंड precipitate the genetic material यानी DNA. For this purpose we use following different chemicals और enzyme. तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? देखिए, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग के लिए यूज़ होता है, तो ये डीएनए को, आइसोलेटेड डीएनए को कलर करके पहचानने के लिए। आरएनए पॉलीमरेज, ये किसके लिए यूज़ होता है? ये पॉलीमराइजेशन के लिए यूज़ होगा। T4 डीएनए लाइगेज डीएनए पीसेस को जोड़ने के लिए होता है। तो इन तीनों का तो कोई यूज़ नहीं है। चिल्ड इथेनॉल की हेल्प से हम डीएनए को सेपरेट करते हैं। आंसर डी इसके अंदर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46, ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज़ अ पेयर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ बोन्स, विच वन डज नॉट? नंबर ऑफ बोन्स इन द राइट अपर लिम्ब, द नंबर ऑफ बोन्स इन द लेफ्ट लोअर लिम्ब। कितनी होती हैं? 30, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ बोन्स इन द क्रेनियम, क्रेनियम में कितनी बोन्स हैं? क्रेनियम 8 बोन से मिलकर के बना है। रिस्ट के अंदर कितनी बोन है? 4 की 2 रोज़ हैं, तो रिस्ट के अंदर 4 + 4 यानी 2 रोज़ के अंदर ये बोन्स लगी हुई हैं। फिर सी देखते हैं, नंबर ऑफ ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स कितनी होती हैं? 7 पेयर्स यानी 14 होती हैं। एंड बोन इन द फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड, तो फिंगर्स में हमें पता है 14 बोन्स हैं, तो ये भी करेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं चौथी ऑप्शन पर, नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इन द बॉडी कितनी है? 7। सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर कितना है? 7। एंकल बोन्स ये कितनी होती हैं? एंकल बोन्स ये भी 7 है, बट ये पेयर में नहीं है। तो देखिए, सर्वाइकल वर्टिब्री में 7 बोन्स हैं, और जो एंकल बोन है, एंकल बोन टार्सल्स कहलाती हैं, टार्सल्स 7 होती हैं। तो हम एंकल बोन की अगर बात करें तो ये भी सर्वाइकल वर्टिब्री के बराबर का ही इनका काउंट है। तो देखिए, डिफरेंस हमें क्या देखना है? ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज़ अ पेयर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ बोन्स, विच वन डजंट? तब इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं बाकी सारी बोन्स को, तो देखिए, कार्पल्स 8 होती हैं, ये हमें पता है। टार्सल्स 7 होती हैं। सर्वाइकल वर्टिब्री भी 7 है, ये भी 7 होती है। तो मेरे ख्याल से सारी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन है, मैमल है। तो देखिए, इसके अंदर कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, इसमें सभी ऑप्शन सही मैच की गई हैं, तो कोई आंसर नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ
द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन के लिए किसको यूज़ करते हैं? डाइजेस्ट होने वाले पीसेस को, कि ये पीसेस बन गए, हम कौन सी टेक्निक से उन पीसेस को पहचानते हैं या अलग करते हैं? तो देखिए साइज़ के अकॉर्डिंग ये मोमेंट आएगा, उस पर चार्ज होगा तब उसकी वजह से ये मोमेंट आएगा। तो इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सी को अपन देखेंगे, तो ये सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 51, डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलेमा ड्यूरिंग नर्व कंडक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ। देखो एक्सोलेमा डीपोलराइजेशन कब शो करेगी? जब सोडियम गेट खुल जाएंगे, सोडियम आयन इन्फ्लक्स होगा, तो सोडियम आयन इन्फ्लक्स की वजह से डीपोलराइजेशन आता है, तब ऑप्शन बी जो है वो पूरी तरह से करेक्ट है। ऐसा ही हमने पढ़ा है। अब आ जाते हैं 52 पर। मैनी डिजीजेस कैन बी डायग्नोज्ड बाय ऑब्जर्विंग द सिम्टम्स इन द पेशेंट, विच ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर इंडिकेटिव ऑफ निमोनिया। देखो आप, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज इसके अंदर दी गई है। निमोनिया के क्या सिम्टम्स हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, फीवर, चिल्स, कफ और हेडेक। अब ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी किसी में भी नहीं है, निमोनिया का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, तब ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। एप्लाइसिया, जिसका कॉमन नेम सी हेयर है, शोज़ ऑल दीज प्रॉपर्टीज़। एप्लाइसिया की क्या ख़ास बात है? ये मोलस्का की क्लास गैस्ट्रोपोडा का मेंबर है। दूसरा, ये एक मेरीन गैस्ट्रोपोड है, ये इसकी सेकंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। प्लस इसके अंदर डिटॉर्जन होता है और इसलिए अडल्ट में इसके एसिमेट्री मिलेगी। तो एप्लाइसिया शोज ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट, देखो मोलस्का के पास सेगमेंटेशन नहीं है, इकाइनोडर्मेटा के पास भी सेगमेंटेशन नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेगमेंटेशन मोलस्का में कभी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए। ऑल स्टेटमेंट्स अबाउट एक्वस ह्यूमर आर फॉल्स एक्सेप्ट। एक्वस ह्यूमर कहाँ पर मिलता है? एक्वस ह्यूमर भरा होता है एक्वस चेम्बर में। एक्वस चेम्बर कहाँ होता है? ये लेंस और कॉर्निया के बीच में प्रेजेंट होता है। इसे हम दो चेम्बर्स में डिवाइड करते हैं, है ना, याद करो आप डायग्राम। ये जैसे ये कॉर्निया, यहाँ पर ये लेंस, ठीक है, लेंस को कवर करते हुए ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स ये ऐसे यहाँ पर है, और यहीं से आगे की तरफ ये आइरिस प्रेजेंट है। ये देखिए, ये कहलाएगा एक्वस चेम्बर, जिसमें ये वाला चेम्बर, इसको हम नाम देते हैं एंटीरियर चेम्बर। क्यों? ये आइरिस और कॉर्निया के बीच में है, आइरिस और लेंस के बीच में ये वाला, ये कहलाएगा पोस्टीरियर चेम्बर। इसमें एक्वस ह्यूमर भरा होता है। तो एक्वस ह्यूमर के लिए हमें एक सही स्टेटमेंट ढूंढना है, बाकी सारे गलत हैं। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन कॉर्निया एंड द लेंस, बिल्कुल ठीक है, कॉर्निया और लेंस के बीच में ये प्रेजेंट है। तो लोकेटेड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस बिल्कुल सही लिखा है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन लेंस एंड रेटिना, नहीं। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस एंड इट इज़ थिक एंड विस्कस, नहीं, ये पतला होता है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन लेंस एंड रेटिना, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन ए इसके अंदर अकेली करेक्ट है। तो 54 में आंसर ए। 57 देखो,
द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज लीगल अप टू 20 वीक्स, है ना। पहले तो था ये 24 वीक्स तक, लेकिन अब इसको 20 वीक्स तक सजेस्टेड किया गया है। 20 वीक्स ऑफ फीटल लाइफ तक एमटीपी को किसी सुपरवाइज़र या किसी प्रैक्टिशनर के सुपरविजन में कंप्लीट किया जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 58, इन द फॉलोइंग द ड्यूरेशन ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ इज मैच्ड विद द इवेंट कंप्लीटेड, विच ऑफ दीज इज मैच्ड करेक्टली। एंड ऑफ फर्स्ट मंथ एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म्ड, बिल्कुल ठीक है। एंड ऑफ सेकेंड मंथ फीटल डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स। एंड ऑफ फिफ्थ मंथ हेयर ऑन हेड। एंड ऑफ सिक्स मंथ आई लैशेस आर फॉर्म्ड। ये तो सभी सही लग रहे हैं, तब ऑप्शन डी इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। तब हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है क्या? देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, इसका सम 1 आएगा, या फिर p प्लस क्यू बराबर 1, इसे हम हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल बोलते हैं। तो पी स्क्वायर इज द प्रोपोर्शन ऑफ प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स। इसमें पी स्क्वायर क्या है? डोमिनेंट होमोजाइगस। क्यू स्क्वायर क्या है? रिसेसिव होमोजाइगस। 2pq क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। 63 देखिए, द प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बैक्टीरियम इज। किसी भी बैक्टीरिया के अंदर, जैसे हम वो कैल्शियम क्लोराइड उसका सॉल्यूशन लेकर के उसको हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तब क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन रेट बढ़ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड एंटर कर रहा है, तो हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैन बी टेकन एज होमोलोगस टू द स्क्रोटल सैक ऑफ द मेल। देखो एनसीईआरटी में ये कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हमें ये याद रखना है। देखो एक बार मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जैसे लेबिया मेजर ये किसके पैरेलल है? ये मेल स्क्रोटल सैक इसके पैरेलल है। फिर आ जाइए लेबिया माइनर। लेबिया माइनर ये किसके पैरेलल है? लेबिया माइनोरा। तो देखिए लेबिया माइनोरा ये मेल के अंदर किसके पैरेलल है? तो फिर और देखिए इसके बाद, जैसे क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस ये किसके पैरेलल स्ट्रक्चर? ये ग्लांस पेनिस के पैरेलल एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। वेस्टिब्यूल फीमेल में किसके पैरेलल है? ये जो वेस्टिब्यूल है ये पेनाइल यूरेथ्रा, ये इससे रिलेटेड है। पेनाइल यूरेथ्रा ये इसके पैरेलल एक स्ट्रक्चर है। तो वेस्टिब्यूल पेनाइल यूरेथ्रा के पैरेलल, लेबिया मेजर स्क्रोटल सैक्स इसके पैरेलल एक स्ट्रक्चर है, और क्लाइटोरिस ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है किसकी? ये ग्लांस पेनिस इसके पैरेलल है। बहुत बार इसके लिए बुक्स के अंदर पेनिस लिखा हुआ होता है, अगर ग्लांस पेनिस ऑप्शन में नहीं है तब तो हम उसी को सही मान लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम ये आंसर कर देंगे। लेकिन अगर ग्लांस पेनिस ऑप्शन में है और पेनिस भी लिखा हुआ है, तब 100% हम इसमें पैरेलल स्ट्रक्चर में हम ग्लांस पेनिस को प्रेफर करेंगे। किसके ऊपर? पेनिस के ऊपर। इसी तरह से ओवरी के पैरेलल टेस्टीज है। देखो एक बार फिर से मैं ये आपको बता रहा हूँ, है ना। लेबिया मेजोरा ये किसके पैरेलल? देखिए एक बार फिर से देखो क्वेश्चन नंबर 65, लेबिया मेजोरा
ये है स्क्रोटल सैक के पैरेलल, लेबिया माइनोरा। अब वापस से एक बार ध्यान से देखिएगा प्लीज़, है ना। पेनाइल यूरेथ्रा ये इसके पैरेलल है, ये बिल्कुल सही है। अब इसको ऐसे ही नोट करना है, पेनाइल यूरेथ्रा के पैरेलल है। तो लेबिया माइनोरा या लेबिया माइनर ये पेनाइल यूरेथ्रा के पैरेलल। वेस्टिब्यूल किसके पैरेलल है? देखिए है तो ये भी यूरेथ्रा, लेकिन फिर भी हमें याद रखना है ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के पैरेलल है। मेल में मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, इसके पैरेलल वेस्टिब्यूल है। ठीक है, ऐसे ही देखो आप, क्लाइटोरिस किसके पैरेलल माना गया है? तो क्लाइटोरिस ये ग्लांस के पैरेलल माना गया है, होमोलोगस माना गया है। तो ग्लांस पेनिस इसके पैरेलल इसको कंसीडर किया गया है। ठीक है, ऐसे ही देखिए पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स या ग्लैंड्स ऑफ स्कैन किसके पैरेलल मानी गई है? प्रोस्टेट ग्लैंड के इक्विवेलेंट माना गया है। पैरा यूरेथ्रल को प्रोस्टेट ग्लैंड के इक्वल माना गया है। इसी तरह से बार्थोलिन ग्लैंड इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के पैरेलल माना गया है। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कौन सी है? जिसको हम कूपर्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो देखिए आपको ये एकदम सही सीक्वेंस अब मैंने लिख दिया है, आपको ये याद रखना है और इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें आंसर 65 में बी मार्क कर रहे हैं। तो आंसर बी यहाँ पर करेक्ट। 67 को देखिए अब, व्हेन अ पर्सन ब्रीथ्स आउट नॉर्मली then the amount of air which remains in the lung after a normal expiration। तो देखिए कहीं भी फोर्सिबल वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। फोर्सिबल वर्ड हम जो रेजिडुअल वॉल्यूम है उससे रिलेटेड है कि कितनी फोर्स के साथ जितनी एयर वो निकाल सकते थे निकाल दी। अब कितनी एयर लंग्स के अंदर भरी हुई है उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे। अगर नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद हम लंग्स के अंदर एयर को देखें तो ये FRC कहलाएगा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, विच ऑफ दीज हॉर्मोन्स डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सोडियम लॉस्ट बाय द बॉडी थ्रू यूरिन। तो देखिए हमने रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम पढ़ा है। इसमें ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? ये सोडियम एब्जॉर्प्शन को डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल से बढ़ा देता है। क्या काम करेगा? सोडियम आयंस एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ा देगा। तब एल्डोस्टेरॉन इसके अंदर करेक्ट आंसर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट the human female reproductive system and identify the incorrect statement। wall of the uterus has 3 layers of tissues, बिल्कुल सही है। the external thin membranous perimetrium, ठीक है बिल्कुल। middle thick layer of smooth muscles, myometrium, बिल्कुल करेक्ट है। and inner glandular layer called endometrium, बिल्कुल सही है। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखें, the clitoris is a tiny finger like structure which lies at द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया मेजोरा। नहीं, लेबिया माइनोरा होना चाहिए था, तो ये रॉन्ग हो गया और यही आंसर भी हो गया। तो आंसर 20 के अंदर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, डिजीजेज आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस टाइप्स इन द लिस्ट गिवन बिलो। द आइडेंटिफाई द इन्फेक्शियस डिजीजेस जो फैल सकती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कांटेक्ट से, उसे हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। इन्फ्लुएंज़ा एक इन्फेक्शियस डिजीज़, एलर्जी स्प्रेड होती है, स्मॉल पॉक्स ये भी स्प्रेड होता है। लेकिन हम इन्फेक्शियस जो सीधे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है, सीधे ट्रांसफ़र होती है। तो देखो आप, इन्फ्लुएंज़ा इसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस है, एलर्जी इसके बाद सेकंड नंबर पर है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स जो है वो सोर्स इसका डिफरेंट है, तब करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, सेकंड एंड फोर्थ
Diseases are broadly grouped into infectious and non-infectious types. In the list given below, identify the infectious diseases. कैंसर नॉन इन्फेक्शियस, कैंसर में इन्फेक्शियस कंडीशन नहीं होती है. इन्फ्लुएंज़ा कैसी है? इन्फ्लुएंज़ा ये इन्फेक्शियस है, वायरल है, तो ये फैल जाती है. एलर्जी अलग अलग सेंस में अपन इसकी बात कर सकते हैं. ठीक है, तब एलर्जी जैसे राइनाइटिस की अगर बात करें तब तो वो तो इन्फेक्शियस है ना. राइनाइटिस अगर इस कंडीशन को देखें तब तो वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ कहलाएगी. लेकिन अगर बाकी एलर्जी की बात करें जैसे, तो वो पर्सन स्पेसिफिक रहेगी. तब देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में एक तो इन्फ्लुएंज़ा है और दूसरा एलर्जी है. इन्फ्लुएंज़ा फिर से देखो, इन्फेक्शियस डिजीज़ेस, एक तो इन्फ्लुएंज़ा और एक स्मॉल पॉक्स. ये दो इन्फेक्शियस हैं या नॉन, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती हैं. नॉन कम्युनिकेबल में कैंसर है और एलर्जिक डिसऑर्डर्स हैं. ठीक है, जो दूसरे पर्सन को नहीं फैलेगी उसे हम नॉन कम्युनिकेबल बोलेंगे. जैसे डेफिशिएंसी हो सकती है डिजीजेस, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है जैसे अस्थमा. ठीक है, इस तरह की एलर्जी जो है वो स्प्रेड नहीं होती है. तो एलर्जी यहाँ पर हमें फिक्स रखना है. कौन सा? राइनाइटिस वगैरह को नहीं लेना है. हम जैसे बात करेंगे एस्मा की, तो एस्मा जो है वो एक एलर्जिक डिसऑर्डर है और ये नॉन कम्युनिकेबल भी है. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर. इंक्रीज इन GFR कैन बी ड्यू टू. GFR किस वजह से बढ़ सकता है? तो देखिए GFR बढ़ने का एक रीज़न है या तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाए या ब्लड का प्रेशर बढ़ जाए. तो कैपिलरी के अंदर ब्लड ज़्यादा प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है, इस वजह से GFR बढ़ गया. तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. तब देखो GFR कैपिलरी ब्लड प्रेशर के बढ़ने पर कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये अपने आप इंक्रीज हो जाएगा. तो ऑप्शन सी इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 76. BOD ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. तो देखिए ऑक्सीजन को कितनी तेज़ी से कंज्यूम किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग BOD को चेक किया जाता है. 76 के अंदर ऑक्सीजन कंजम्पशन आंसर आएगा. क्वेश्चन नंबर 77. पॉलीडिप्सिया बार बार प्यास लगना, हाइपरग्लाइसीमिया ब्लड ग्लूकोज लेवल का ऊपर चला जाना, और पॉलीयूरिया बार बार यूरिन का आना, ये सब किसके साइन है? ये सब डायबिटीज़ के साइन हैं. तो अंडर सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन, अंडर सीक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, अंडर सीक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन. तो इंसुलिन के अंडर सीक्रेशन से ये सब कंडीशंस डेवलप होती हैं. तब इसमें करेक्ट ऑप्शन ए जो है यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट है. देखिए क्वेश्चन नंबर 78. मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर. तो NCERT बेस्ड क्वेश्चन है. मोस्ट कॉमन ट्रांसजेनिक एनिमल माइस को बनाया गया है. तब ऑप्शन ए पूरी तरह से करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 79 पर आइए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहलिक ड्रिंक हैज़ द लीस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल इन इट. तो देखिए आप मैक्सिमम 6% ये वाइन और बेयर में होती है. सिक्स % एल्कोहल किस में होती है? वाइन और बेयर में. तो वाइन और बियर इसको छोड़ दें तो विस्की में बहुत ज़्यादा है, रम में भी काफ़ी ज़्यादा है, ब्रांडी में सबसे ज़्यादा है. तब ऑप्शन 79 क्वेश्चन में ए पूरी तरह से ऑप्शन ए करेक्ट है. 81 क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ दीज वैक्सीन इज़ नॉट गिवन अगेंस्ट द वायरल डिजीज़.
अब वायरल डिजीज़ में बैक्टीरियल वैक्सीन क्यों देंगे? तो देखिए आप, डिफ्थीरिया ये एक बैक्टीरियल डिजीज़, कोरोनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी इस बैक्टीरिया का नाम है। पर्टुसिस ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़, होपिंग कफ को पर्टोसिस कहते हैं। तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म बोर्डेटेला पर्टोसिस ये ऑर्गेनिज्म है इसका। टेटनस है ना, तो माइकोबैक्टीरियम टेटेनाई, तब ये जो है ये बैक्टीरियल वैक्सीन्स हैं, बैक्टीरियल वैक्सीन। इसको हम किसी भी वायरल डिजीज़ में नहीं दे सकते। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। द साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन एंजाइम द डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉजेज SCID इन द बॉडी इज़। देखो अब कहाँ पर कोई एंजाइम कम हुआ है जिसकी वजह से SCID डेवलप हो गई। तो SCID सिवियर कंबाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी, इसमें B और T लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन बंद हो जाता है। तो देखिए इसमें एक ही करेक्ट ऑप्शन है, लिम्फोसाइट के अंदर जो ये एंजाइम होता है ये अब अवेलेबल नहीं होता, जिससे उनका मैचुरेशन नहीं हो पाता। B और T लिम्फोसाइट्स के अंदर उनका डिफ्रेंशिएशन नहीं आ पाएगा। देखिए व्हाट इज़ मेंट बाय कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जब एक सेल डिवाइड होने के बाद दूसरी सेल के कांटेक्ट में बनी रहे तो हम इसे कांटेक्ट इनहिबिशन का माइटोसिस बोलेंगे। इस केस में जो सेल्स हैं वो लिमिटेड माइटोसिस करके लेटेंट फेज में बनी रहती हैं। तो अगर लॉस ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन हो जाए, लॉस ऑफ कांटेक्ट हो जाए, तब सेल्स का डिवीजन प्रोसेस एक रेगुलर प्रोसेस हो जाएगा। तब हम ऑप्शन डी पूरी तरह से करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, फाइंड द इनकरेक्ट पेयरिंग एस ए नोड नेचुरल पेसमेकर, हार्ट रेट पल्स रेट, कार्डियक आउटपुट हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट फेलियर हार्ट अटैक। नहीं, हार्ट अटैक अलग चीज़ है, हार्ट फेलियर एक डिफरेंट है। तो देखिए आप, ये इनकरेक्ट है ना। हार्ट अटैक ब्लॉकेज की वजह से, हार्ट फेलियर ये कंजेशन की वजह से होने वाली प्रॉब्लम है। द रेगुलेटरी प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल्स हुज फिलामेंट्स कैन रन टू द एफ एक्टिन थ्रू इट्स लेंथ। तो देखो आप, एफ एक्टिन के पैरेलल कौन जाएगा? ट्रोपोमायोसिन के दोनों रिबन्स। तब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये नया बना हुआ क्वेश्चन है। देखिए अब जेनेटिक ड्रिफ्ट की अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 88 में। जेनेटिक ड्रिफ्ट किस में एप्लीकेबल है? तो ऐसी पॉपुलेशन जिसमें अपन फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक को काउंट कर पाएँ। जब वो पॉपुलेशन काउंटेबल होगी तो हम उसमें बहुत इजीली जेनेटिक ड्रिफ्ट को ऑपरेट होते हुए देखेंगे। तो 100% वो स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए, तब ऑप्शन 20 के अंदर करेक्ट है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 89, एक्रोमेगाली इज ड्यू टू हाइपर सीक्रेशन ऑफ ए हॉर्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम। तब करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन बी, एडिनोहाइपोफाइसिस। यहाँ से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। जो डिसऑर्डर पूछा गया है वो ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है, एक्रोमेगाली। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन, द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व डिपिक्टिंग अ पॉपुलेशन दैट इज लिमिटेड बाय अ डेफिनेट कैरिंग कैपेसिटी इज शेप्ड लाइक द लेटर। देखिए सिग्मॉइड कर्व यहाँ पर आ रहा है, पॉपुलेशन इस कर्व के आसपास ऐसे फ्लक्चुएटिंग कंडीशन में प्रेजेंट होती है। तो इसमें सिग्मॉइड कर्व बनेगा, आंसर डी पूरी तरह से करेक्ट है।
तो दोस्तों ये एनटीए अभ्यास टेस्ट, एनटीए अभ्यास टेस्ट 68 था।